जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में। साथियों, एक लंबे समय अंतराल के बाद हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं विश्व भूगोल की विस्तृत श्रृंखला को लेकर। साथियों, इस श्रृंखला में हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 के पार्ट बी की यूनिट 1 जो कि विश्व का भूगोल है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। साथियों, यह पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें हमने सिलेबस के समस्त पॉइंट्स को कवर किया है और बिंदुबद्ध रूप से इनको तैयार किया गया है। टू द पॉइंट नोट्स यह बनाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस के समस्त बिंदु तैयार किए गए हैं। इनमें हम प्रतिदिन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे और इनका अध्ययन करते चलेंगे। साथियों, यह एक पेड पीडीएफ है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जानकारी ले सकते हैं। साथियों, एक जानकारी और आपको दे दें, हमारा डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसकी यह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि किस तरह से यह संचालित किया जाएगा। यह 5 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन 2 शिफ्ट में आपको पेपर दिए जाएंगे, जैसे कि सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। सुबह पेपर 3 के और शाम को पेपर 2 के दिए जाएंगे। साथ में ही इनके मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यह पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे आज के बिंदु पर, जो कि है पठार। साथियों, इस टॉपिक में हम पठारों की परिभाषाएं, विशेषताएं, निर्माण, वर्गीकरण, विश्व के प्रमुख पठार और पठारों के महत्व और इनसे संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पठार की परिभाषा। तो पठार क्या होता है? तो साथियों, सामान्यतः पठार एक ऐसी भू आकृति होती है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंची होती है और जिसका शीर्ष सपाट होता है या तो उबड़ खाबड़ होता है और उसका कम से कम एक कगार तीव्र ढाल वाला होता है तथा यह क्षेत्र आसपास के मैदानों से ऊंचा होता है तथा आसपास के पर्वतों से नीचा होता है। तो यह भू आकृति पठार कहलाती है। साथियों, कुछ भूवैज्ञानिकों ने, जैसे कि फिच एवं त्रिवार्थ ने, आसपास के क्षेत्रों से 500 फीट यानी कि 154 मीटर ऊंचे उठे हुए क्षेत्रों को पठारों की संज्ञा दी है। इनकी सामान्यतः ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर होती है, जैसे कि झारखंड का पाट प्रदेश जो कि समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचा है। साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। अब हम बात करते हैं पठारों की विशेषताएं की। साथियों, यदि प्रश्न आता है कि पठारों की विशेषताएं बताइए, तो इस टॉपिक से जितने भी आपको तथ्य मिलेंगे जो कि लॉजिकल रूप से और सिद्धांतीय दृष्टिकोण से पठारों की विशेषताएं बताते हो, तो उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आइए, कुछ को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो इनको देखते हैं। पठारों की विशेषताएं: आसपास के पर्वतों से नीचा होता है तथा मैदानों से ऊंचा होता है। इसका शीर्ष सपाट हो सकता है या फिर ऊबड़ खाबड़ हो सकता है और शीर्ष इसका विस्तृत रहता है। यह एक खुले मेज की भांति होता है जो कि एक छोर से पर्वतों से घिरा हुआ भी हो सकता है तथा दूसरी ओर में इसके मैदान हो सकते हैं या समुद्र हो सकते हैं। तो इस तरह से इसकी आकृति हो सकती है। यह समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर के मध्य में विस्तृत रहता है, ऊंचा उठा हुआ रहता है और इसमें सामान्यतः खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। जैसे कि ज्वालामुखीय पठार जो निर्मित होते हैं, उनमें खनिज पदार्थ मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पठारों के निर्माण की, कि पठार के निर्माणों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस पठारों के निर्माणों में धरातल का अवसंबलन यानी कि डाउन रैपिंग जिम्मेदार रहती है। ये क्या होता है, इसमें धरातल का कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है तो बाकी का आसपास का जो हिस्सा रहता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे हम पठार बोलने लगते हैं। अब धरातल का उत्संबलन यानी कि अप रैपिंग, जैसे कि ऊपर उठ जाना, जब धरातल का कुछ आंतरिक बलों के कारण आसपास के क्षेत्रों से कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो वह पठार के रूप में दिखाई देने लगता है। दूसरा फैक्टर है लावा का प्रवाह। जैसे कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो लावा क्रमिक रूप से जमता जाता है, तो इससे भी एक पठार का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बने हुए पठार को ट्रैप कहा जाता है। जैसे भारत का दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतों का निर्माण, जैसे कि पर्वतों का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र भी ऊपर उठ जाते हैं, तो इस तरह से भी पठारों का निर्माण होता है। ऐसे पठारों को हम पर्वत पदीय पठार कहते हैं, जो कि पर्वत के नीचे विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के पूर्व में पीडमोंट का पठार। साथियों, उदाहरणों का उल्लेख आप जरूर करें। जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उदाहरण जरूर बताएं। यह दर्शाता है कि आपने मेहनत की हुई है और आप एक सटीक वे में अपना उत्तर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला फैक्टर है भूसन्नति। भूसन्नति के मध्य भाग पर बल निर्माण नहीं होता है, अंतर पर्वतीय पठार का निर्माण किया जाता है।
इस तरह का पठार है तिब्बत का पठार। दूसरा पॉइंट आप इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं, पर्वतों के अनाच्छादन। इसमें क्या होता है साथियों, पर्वतों का शीर्ष भाग जो ऊपर का होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि हिमानी है, वायु है, जल है, इन सभी के साथ घर्षित होकर समाप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे पर्वत समाप्त होते जाते हैं ऊपर से, उनकी हाइट कम होती जाती है और वह पठार के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि पठारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार रहते हैं। इस श्रृंखला में साथियों आगे हम देखेंगे पठारों का वर्गीकरण। तो पठारों का वर्गीकरण बहुत आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहला वर्गीकरण हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में हम पठारों को बांट सकते हैं। पहला बहिर्जनित बल द्वारा निर्मित हो, दूसरा अंतर्जनित बल द्वारा निर्मित हो। बहिर्जनित अर्थात जो कि बाहरी बलों के, बाहरी फैक्टर्स के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो ऊपरी फैक्टर रहते हैं उनके कारण बनते हैं, और अंतर्जनित द्वारा जो कि आंतरिक बलों के द्वारा बनते हैं। इनके और भी वर्गीकरण है जो कि हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आपको जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर। तो कुछ पठार जो हैं वो मरुस्थलीय या शुष्क भाग में बनते हैं, कुछ आर्द्र में बनते हैं और कुछ हिम पठार होते हैं। आकृति के आधार पर कुछ गुंबदनुमा होते हैं, कुछ घर्षित होते हैं, कुछ सोपान के रूप में बनते हैं, कुछ सपाट होते हैं और कुछ पुनर्युवनित होते हैं जैसे कि फिर से बने हुए होते हैं। अगला वर्गीकरण पृष्ठीय धरातल के अनुसार। ये डॉक्टर छिब्बर जो भूवैज्ञानिक हैं उनने इसका वर्गीकरण किया है। इसमें विषम पठार एवं गिरिप्रस्थ पठारों को वर्गीकृत किया गया है। अगला वर्गीकरण है अपर्दन चक्र के अनुसार। इसमें तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार शामिल किए जाते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार पठारों के प्रकार अंतर पर्वतीय यानी कि जो पर्वतों के बीच में होगा, गिरि पर्वतीय यानी कि जो पर्वतों के गिरी यानी पर्वत, और पदीय यानी पैर या नीचे के स्थान पर होगा, वो गिरिपदीय पठार कहलाएगा। अगला है महाद्वीपीय पठार जो महाद्वीपी के मध्य भाग में स्थित होगा। अगला है तटीय पठार जो कि जिसकी एक किनारे पर समुद्र स्थित हो। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर इनका विस्तार से वर्णन किया गया है साथियों, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों चूँकि वीडियो डिस्कशन में पूरा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या तो इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था बहिर्जनित बलों द्वारा निर्मित पठारों के प्रकार। तो पहला है हिमानी द्वारा। तो साथियों हिमानी पर्वतीय क्षेत्र को घर्षित करके पठारों के रूप में बदल देती है, जैसे कि अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड में पठार बने हुए हैं। ये पवन द्वारा भी बनाए जाते हैं पठार, जैसे कि पवन बहुत सारे कणों को उठाकर दूसरी जगह निक्षेपित कर देती है, उससे कि पठार का निर्माण हो जाता है, जैसे कि पाकिस्तान के पोटवार का पठार। इसी तरह जल द्वारा निर्मित पठार हैं, जैसे कि जल भी निक्षेपित करता जाता है एक जगह किसी बहुत सारे पदार्थों को, तो उससे पठार का निर्माण हो जाता है, जैसे कि भारत में चेरापूंजी तथा म्यांमार में शान का पठार बना हुआ है। अब कुछ अंतर्जनित बलों के द्वारा भी बनते हैं। इसमें हम देखते हैं पटल विरूपणी पठार। इनका निर्माण धीमी गति से अंतर्जात बलों के कारण होता है, अर्थात अंतर्जात बल जो कि बहुत धीमी गति से कार्य कर रहे होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। यह बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अंतर पर्वतीय पठार साथियों, जिसमें चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ यह पठार होता है। इनका विकास मोड़दार पर्वतों के भूसन्नति के किनारों पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, और जो मध्य वाला भाग है वह पिंड से ऊपर उठ जाने के कारण इनका निर्माण हो जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार, बोलीविया तथा पेरू के पठार आदि इसके संबंध में उदाहरण देखे जा सकते हैं। गिरि पर्वतीय पठार, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनका विकास नीचे की ओर होता है पर्वत के। उदाहरण में आप देख सकते हैं अमेरिका के पीडमोंट का पठार, दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया का पठार। गुंबदाकार, इनका निर्माण गुंबदनुमा होता है, जैसे मंदिर के ऊपर जो गुंबद बनाई जाती हैं उस रूप में इनका निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हो सकता है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है और अमेरिका का ओजार का पठार है। अगला इसका वर्गीकरण है महाद्वीपीय पठार के रूप में। यह विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, और उदाहरण में आप देख सकते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार या फिर अरब का पठार भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सागर तटीय पठार, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सागर के तट में होगा, जैसे भारत का कोरोमंडल का तट। अब आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित पठारों की बात में हम देखेंगे। साथियों लावा का पठार, इसका विकास ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात होगा। उदाहरण के रूप में दक्कन का पठार जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बना हुआ है और समस्त दक्षिणी भाग में विस्तृत है। उदाहरण के रूप में दक्कन का पठार, अमेरिका में कोलंबिया का पठार। अब आप बात कर सकते हैं केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित पठार। जब लावा गाढ़ी अवस्था में होता है तो इसके जमाव से ज्वालामुखी के आसपास होने लगता है, मतलब जो लावा है वो ज्वालामुखी के परितः एकत्रित होने लगता है। इससे लावा के छोटे क्षेत्र में फैले हुए पठार को हम केंद्रीय पठार का दर्जा देते हैं।
अब हम वर्गीकरण देखेंगे अपर्दन चक्र के आधार पर। कुछ तरुण पठार होते हैं अपर्दन चक्र के आधार पर। इसमें क्या होता है कि चट्टानी क्षैतिज संरचना लगभग सपाट एवं समतल होती है। नदियां यहाँ पर कम पाई जाती हैं, किंतु तलीय अपर्दन के कारण इसमें गहरी घाटियों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण अमेरिका के कोलोराडो का पठार। प्रौढ़ पठार, इसमें क्या होता है, नदियों के अपर्दन कार्य के द्वारा पठार की सतह ऊबड़ खाबड़ एवं असमतल रहती है। यह पठारी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है जीर्ण पठार। अपर्दन के कारण विकसित उच्चावच घर्षित होकर लगभग समाप्त ही हो जाते हैं। यह जीर्ण पठार कहलाता है, जैसे कि मध्य रांची का पठार है। पुनर्यौवनित पठार। अब जीर्ण पठार, जो जीर्ण हो चुका है जो पठार, उसमें आंतरिक बलों के कारण पुनः उभार आ जाता है, तो उसे पुनर्यौवनित पठार कहते हैं। वो फिर से युवावस्था में आ गया है। जैसे कि झारखंड का पठार, भारत में झारखंड का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी का पठार। तो साथियों, ये हमने देखा पठारों का कुछ वर्गीकरण और उनके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख पठार रहेंगे, वो कहाँ पर हैं और किस क्षेत्र में। जैसे कि तिब्बत का पठार मध्य एशिया में है, मंगोलिया का पठार उत्तर मध्य चीन तथा मंगोलिया में है। साथियों, इस क्षेत्र से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मंगोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो आपको सिर्फ इतना ही उत्तर लिखना होता है कि यह उत्तर मध्य चीन तथा मंगोलिया में विस्तृत है। इस तरह से यह एक लिस्ट है छोटी सी, जिसे आप याद कर लीजिएगा। और कुछ मुख्य है जो कि 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको यहाँ पर हमने कंक्लूड कर लिया है। जैसे कि ग्रीनलैंड का पठार, यह अंध महासागर के उत्तरी भाग में फैला हुआ है और यह विशाल हिम चादर से ढका हुआ है और यह लॉरेंशियल शील्ड का ही एक विस्तार है। ये इसके बारे में एक साधारण सी जानकारी है, सामान्य सी, और विशिष्ट जानकारियों को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अलास्का का पठार, इसे यूकन का पठार भी हम कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण यूकन तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया था। यहाँ सीवर्ड क्षेत्र प्रायद्वीप भी पाया जाता है। साथियों, इसका ढाल पश्चिमी ओर है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलंबिया का पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार, यह कोलंबिया पठार के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। मृत घाटी साथियों ग्रेट बेसिन पठार का ही भाग है। इसके बाद बात करते हैं हम कोलोराडो के पठार की। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है और इसी से कोलोराडो नदी बहती है। इस तरह से हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं तिब्बत के पठार की। साथियों, तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत के उत्तर और कुनलुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 5000 मीटर तक है। इसके पूर्व में सिक्यांग और पश्चिम में हिंदुकुश तथा काराकोरम की श्रेणियां स्थित हैं। इसी पठार से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग आदि नदियां निकलती हैं। मंगोलिया का पठार, यह मंगोलिया गणराज्य में स्थित है, चीन के उत्तरी मध्य भाग में। यह शुष्क पठार है। और इसी के साथ हम आगे देख सकते हैं ईरान का पठार, इंडो यूनान का पठार, अरब का पठार। अरब का पठार पूछने योग्य है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र एशिया में स्थित है ये। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भूमध्य सागर स्थित है। साथियों, एमपीपीएससी की आदत रहती है कि वह कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कि अनातोलिया का पठार, बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे, अगर उन्हें नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें लगेगा कि यह कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो अनातोलिया का पठार, इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 800 मीटर होती है। यहाँ पर अनेक खारी व मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे कि तुज, बेसीहर, इरीडोग, अक्सेहीर झील आदि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दक्कन का पठार चूँकि भारत में ही है और सबसे बड़ा पठार है भारत का, तो इसलिए आप इसका भी 3 मार्कर में जरूर तैयार करके जाएं। इसके महत्व भी देख लें और अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले इसके रूप में सहेज कर रखें, क्योंकि वह जरूर कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। दक्कन का पठार, यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है, प्राचीन सेनों से निर्मित है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट विस्तृत है। उत्तर में इसकी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ आदि बहती हैं। इस तरह से आप इनको यहाँ पर देख सकते थे। अब हम बात करते हैं पठारों के महत्व के बारे में। साथियों, पठार खनिजों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पठारों के अंदर खनिजों का भंडार पाया जाता है, जैसे कि फॉस्फेट, लवण, जिप्सम, सल्फर, चूना। धात्विक खनिजों में बात करें लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि। इस तरह से इसमें खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। पठारों में कृषि कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, केला, मूंगफली आदि का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जा सकता है। पठार वनस्पतियों के रूप में समृद्ध क्षेत्र होते हैं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनका अपना विशेष महत्व रहता है। जैसे कि भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर साल, सागवान, शीशम आदि पाए जाते हैं। साथियों, जल विद्युत के निर्माण में पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पठारों से नदियाँ वेगवती रूप में प्रवाहित होती हैं और वहाँ पर टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से
पठारों के महत्व हम लिख सकते हैं। अन्य पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। छोटे छोटे स्टॉप डैम बना लिए जाते हैं जो कि जल संग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह से आप इनका महत्व लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं छोटा सा, जिसमें कि जो भी आप कंक्लूड करना चाहें ऊपर की बातों को उन्हें कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, पठार धरातल पर विशेष प्रकार की भू आकृति है जिसका विस्तार धरातल के लगभग 33% भूभाग पर पाया जाता है। ये अपने विशेष आकार, संरचना, खनिज संपदा आदि के कारण अपना विशेष स्थान रखते हैं। साथियों, अंत में आपके लिए एक वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है जिसे कि आप रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पठार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पठार की परिभाषा है। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ऊंचाई कितनी होती है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार है। छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। जीर्ण या विर्ध पठार की पहचान किससे होती है, तो उसमें मेसा पाए जाते हैं। मेसा क्या होते हैं, मेसा चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि लंबवत रूप में खड़े रहते हैं, वहाँ पर इन्हें मेसा कहा जाता है। ये अपरदन के पश्चात बचे हुए क्षेत्र रहते हैं। पठारी क्षेत्र में क्या नहीं पाया जाता है, तो खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो रिस कर निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसलिए पठारी क्षेत्रों में तेल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। लगभग 15 से 16 पेजों में हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि यह PDF आप परचेज़ कर रहे हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कल हम और अगले टॉपिक में मैदानों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं इस PDF का। इस PDF को हमने इस रूप में यहाँ पर तैयार किया हुआ है। यदि आपको यह अच्छी लगती है और आपको पसंद आती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और हम यह एश्योरेंस देते हैं कि इस PDF से ही क्वेश्चन के आंसर्स, यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो समस्त क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे पाएंगे और अलग अलग डायमेंशंस में दे पाएंगे। साथियों, इसे हमने बहुत ही शॉर्ट में तैयार किया हुआ है जिसमें कि टू द पॉइंट चीज़ें लिखी है। जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए यह आपके लिए टू द पॉइंट रूप में और संक्षिप्त रूप में बहुत कारगर साबित हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हुआ हो तो अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।